हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास की। ठीक है, तो टॉपिक क्या है आज हमारा टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। इसके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, सेंटर ऑफ मास होता है क्या है, सबसे पहले उसके बारे में जान तो ले भाई। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, हम किसी भी चीज को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले उसके बारे में जाने। तो देखो, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, मैं आपको इसको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। कैसे? जैसे ये मार्कर मेरे हाथ में है, ठीक है, ये मार्कर मेरे हाथ में है, तो अगर मैं इसको ऐसे पकड़ लूंगा तो क्या होगा, ये गिरेगा नीचे, किधर से भी नहीं गिर रहा। अच्छा, अगर इसको मैं इधर से पकड़ूंगा तो क्या होगा, ये नीचे गिर जाएगा इस साइड। और अगर इधर से मैंने इसको पकड़ा तो फिर क्या होगा, ये इधर की तरफ नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो इस जगह पर जहां पर ये गिरेगा नहीं, वहां पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा, यानी सारा मास जो है वो किसी एक सेंटर पर जो है वो वहां पर हमें मिल रहा होगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा तो ये हमें जो है यहां पर क्या देगा, ये स्टेबिलिटी देगा। ऐसे पकड़ूंगा तो नीचे गिर जाएगा, इधर से भी नीचे गिर जाएगा। ऐसे ही आपने बहुत सारे एग्जांपल अपने आसपास देखे होंगे जिनमें क्या होता है, सेंटर ऑफ मास हमें पता तो होता है कहां पर हमें क्लिक नहीं करता। तो क्लिक कौन करवाएगा, मैं करवाऊंगा। तो देखो कैसे करते हैं क्लिक। भाई देखो, जैसे ही मैंने इसको यहां पर किया तो ये स्टेबल हो गया ना, गिरा नहीं, ना इधर गिरा ना इधर गिरा। जब दोनों तरफ ही नहीं गिरा तो फिर हमें पता लग गया कि ये इसका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं आसपास होगा, इसी पॉइंट पर जहां पर से ये नीचे नहीं गिर रहा है। ठीक है, अब इसी जगह पर जहां पर मेरी फिंगर है उसी जगह पर कहीं इसका सेंटर ऑफ मास होगा। होगा नहीं होगा, आई बात समझ में? ऐसे ही आपने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे। फुटबॉल देखी है भाई, सभी ने देखा होगा। फुटबॉल बास्केटबॉल तो सभी ने देखी होगी। अब फुटबॉल बास्केटबॉल हमने देखी है, तो फुटबॉलर्स को या बास्केटबॉलर्स जो होते हैं वो उसको स्पिन करवाते हैं और अपनी फिंगर पर ऐसे करवाते हैं स्पिन। ठीक है, ऐसे ही घूमती रहती है, उनकी फिंगर जो स्टेबल रहती है उसको क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा मूव करते रहते हैं। तो ऐसा होता क्या है बच्चों के, मतलब वहां पर जो है वो बिल्कुल स्टेबल है और गिरती नहीं है। हम जब करते हैं तो गिर जाती है। तो उनको भी, जो प्लेयर्स होते हैं आपके, फुटबॉलर्स जो होते हैं या फिर बास्केटबॉल जो लोग खेलते हैं, उनके पास भी जो है सेंटर ऑफ मास की नॉलेज होती है। इसीलिए तो वो जो है वहां पर क्या करते हैं, सेंटर ऑफ मास जो है वहां पर उसी जगह पर, जिस जगह पर उनकी फिंगर होती है, जिस जगह पर वो स्पिन कर रही होती है, वहां पर ही उनकी फिंगर होती है। ठीक है, और वो स्पिन कर रही है तो स्टेबल इसलिए हो गई क्योंकि जिस जगह पर उनकी फिंगर है उसके जस्ट ऊपर की साइड अगर आप देखेंगे तो वहां पर कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। हमें दिखाई तो देगा नहीं क्योंकि वो एक क्लोज फिगर है, क्लोज फिगर में जो है वहां पर कहां पर होगा, सेंटर में होगा उसका। ठीक है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर के बिल्कुल सेंटर में जो है वहां पर आपको सेंटर ऑफ मास होगा। पर उनकी जो फिंगर है उससे वो क्या होता है, आप देखना दोनों साइड जब आप देखोगे तो दोनों साइड जो है बैलेंस्ड होगा। ठीक है, ऐसे हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे ऐसे। अच्छा, ये चलो ये छोड़ो, सब्जी लेने तो कभी गए होंगे, सभी लोग गए। उसमें भी बीच में एक वो होता है जिससे वो मेजर करते हैं। ठीक है, दोनों साइड को हम वेट रखते हैं और बीच में से उसको पकड़ लेते हैं। जहां पर से पकड़ते हैं और जब बैलेंस करते हैं तो बैलेंस कब होगा, जब दोनों तरफ इक्वल मास होगा, यानी मास इक्वल है तो यानी वहां पर सेंटर, जब मास इक्वल होगा, दोनों तरफ मास इक्वल होगा तो सेंटर ऑफ मास कहां आ जाएगा बच्चों, बिल्कुल वहां पर जहां पर उनका जो हैंडल होता है पकड़ने का, वहां पर। अच्छा, तो इससे थोड़ा तो समझ में आ ही गया होगा सेंटर ऑफ मास क्या होता है ना। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। कैसे सर, और कौन से एग्जाम्पल है तो बताओ। तो देखते हैं चलो और एग्जाम्पल। जैसे कि आपने जो खेल दिखाने आते हैं हमारे एरियाज में, वो एक रॉप पर जो है वहां पर खड़े हो जाते हैं और फिर क्या करते हैं, अपना बैलेंस बनाकर उस रॉप पर चलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखा ही होगा आपने, देखा ही नहीं देखा भाई, देखा है सभी ने। तो चलते हैं आगे। तो जब आप उसमें देखते हो उन लोगों को, तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलता है कि वो गिरते नहीं है। पर उसके साथ साथ वो गिर क्यों नहीं रहे, क्योंकि उसके साथ साथ वो एक रॉड भी वहां पर अपने हाथ में जो है लेकर चलते हैं। एक बड़ी सी जो रॉड होती है उनके हाथ में, ठीक है, डंडा जिसे कहते हैं हम, बहुत बड़ा डंडा जो उनके हाथ में होता है, और वो उस डंडे को ऐसे पकड़ते हैं कि वो उनका मास जो है वो बैलेंस कर देता है। ठीक है, मास बैलेंस कर देता है, मतलब ना इधर गिरेंगे ना ही इधर गिरेंगे। तो उससे क्या होगा, वो बिल्कुल सारा मास उनका कहां पर आ गया, उस रोप पर बिल्कुल सेंटर में। तो अब जब मास सेंटर में आ गया, जैसे ये नहीं गिरा, जैसे ये नहीं गिर रहा वैसे ही वो लोग भी नहीं गिरते। ठीक है, एक पॉइंट पर आ जाता है, जहां पर वो रोक होगी वहां पर आ जाता है। तो यही होता है हमारा सेंटर ऑफ मास का एग्जांपल। ऐसे आपने बहुत सारे अपने घर में भी देखे होंगे, कुछ बैलेंस वाली चीजें होती हैं, जैसे आप उसको रखते हो तो वो जो है गिरता नहीं है, एक पॉइंट पर सारा आ जाता है। ठीक है, एक टॉय भी आता है, टॉयज होते हैं बहुत सारे, बैलेंसिंग टॉय जो है नेट पर सर्च करना, आपको पता लगेगा वहां पर कि बहुत सारे ऐसे टॉयज होते हैं कि एक पॉइंट पर टिके होते हैं और गिरते नहीं है। तो उसमें भी इसी का एग्जांपल होता है, वहां पर भी सारा सेंटर ऑफ मास जो है, ऐसा कुछ देखा होगा आपने। देखो ये जो है यहाँ पर, ठीक है, ये कुछ नीचे रखा हुआ है, उसके ऊपर जो है यहाँ पर एक हमारा कोई ईगल है। ठीक है, तो सारा जो है यहाँ पर एक पॉइंट होता है, उसके ऊपर अपना उसका पूरा फोर्स होता है। ठीक है, और फिर भी इतना बड़ा जो ईगल है वो गिरता नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट पर, ऐसे एक पॉइंट पर, यहाँ पर एक पॉइंट होता है, वहां पर वो अपनी चोंच को रखकर रखता है, तो उससे क्या होता है, वो गिरता नहीं है। ठीक है, गिर क्यों नहीं रहा, क्योंकि सारा मास, आप देखो इसका जो, अगर आप देखोगे तो इधर से भी ऐसे हो रहा है, इधर से भी आगे मास आ गया, इधर से भी आगे आ गया, तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पर
इसकी टिप पर जो है आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखने को मिलेगा सारा जो है मास वहां पर आ गया, सेंटर ऑफ मास इसकी टिप पर होगा। तो आगे बात समझिए बच्चों, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ठीक है, तो इसे कहते हैं हम सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो अब चलते हैं हम आगे, सेंटर ऑफ मास होता क्या है ये तो हमने देख लिया। अब सबसे पहले चलते हैं इसको मेजर करने के, भाई हर चीज में थोड़ी मेजर किया जा सकता है, जैसे कि अभी मैंने बात की इसमें सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, पर कभी मैंने इधर वेट बढ़ा दिया तो फिर सेंटर ऑफ मास कहाँ चला जाएगा। तो आप देखना जब मैं इधर वेट बढ़ा दूंगा तो सेंटर ऑफ मास इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, कैसे, तो अभी उसको देखते हैं हम, थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर हम जो है सिस्टम देखते हैं, किसका, हम बात करेंगे यहाँ पर सिस्टम्स की। ठीक है, सिस्टम्स कौन से सिस्टम्स की, जिसमें हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। दो टाइप के ऐसे सिस्टम होते हैं जिसमें सेंटर ऑफ मास आपको फाइंड करने को मिलता है, दो टाइप के ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। तो हम यहाँ पर आज सिर्फ और सिर्फ एक ही के बारे में पढ़ेंगे, पर टाइप कौन कौन से होते हैं पहले वो देखते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट होता है हमारा डिस्क्रीट सिस्टम। कौन सा सिस्टम, डिस्क्रीट सिस्टम, ये सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के आपके पास सिस्टम्स होते हैं। और दूसरा सिस्टम होता है कंटिन्यूअस सिस्टम। ठीक है, कंटिन्यूअस सिस्टम होता है। अब ये होता क्या है, तो देखो डिस्क्रीट सिस्टम नाम से पता लग रहा है यहां पर चीजें क्या होगी, डिस्क्रीट होंगी। डिस्क्रीट यानी फैली हुई होंगी, अलग अलग होंगी। ठीक है, यहां पर चीजें अलग अलग होंगी। अब चीजें अलग अलग कैसे हो सकती है, तो देखो भाई कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अलग अलग है, एक यहां पर है, एक यहां पर है और एक यहां पर है। ठीक है, इसका मास मैं ले लेता हूं यहाँ पर m1 है। ठीक है, चलो m1 मत लो सर, आप तो जो है डिजिट्स में लो, ज्यादा अच्छा लगेगा। तो देखो डिजिट्स में लेते हैं, है ना। इसका मास जो है यहाँ पर मैंने 2 kg ले लिया। ठीक है, इसका 3 kg ले लिया और इसका 4 kg ले लिया। ठीक है, आगे बात बच्चों समझ में। अब यहाँ पर कहीं हमारे पास इसकी कुछ वैल्यू होगी, जैसे कि मैं मान लेता हूँ यहाँ पर जो है 0.1 मेरी वैल्यू है, 0.5 वैल्यू है, सॉरी, है ना। यहाँ पर 1, यहाँ पर 1.5। ठीक है, यहाँ पर कितनी 1.5। ऐसे ही जो है मैंने यहाँ पर इसको रखा, ये भी 0.5, ये 1 और ये 1.5। ठीक है, अब ये जो है इसमें क्या होगा, मुझे यहाँ पर सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, तो ये सिस्टम जो हो गया वो हो गया डिस्क्रीट सिस्टम। ठीक है, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, इसी के बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पर आगे। अब पहले इसको भी देख लेते हैं, ये किस टाइप से होता है कंटिन्यूअस सिस्टम। तो देखो इसके बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, पर आज जो है हमें पढ़ना है वो है हमारा डिस्क्रीट सिस्टम। ठीक है, तो देखो ऐसा कुछ होगा, ये कंटिन्यूअस सिस्टम है, यहाँ पर सारा जो मास है वो एक कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट में है। ठीक है, और इसको हमें यहाँ पर से फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पर से हमें क्या फाइंड करना है, सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। तो इसके बारे में हम आज बात नहीं करेंगे, हम किसके बारे में बात करने वाले हैं बच्चों, हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रीट सिस्टम की। कंटिन्यूअस सिस्टम की बात हम अगले लेक्चर्स में करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम डिस्क्रीट सिस्टम की। ठीक है, तो डिस्क्रीट सिस्टम को अच्छे से समझेंगे आज हम। ठीक है, तो देखो डिस्क्रीट सिस्टम समझने के लिए बहुत ही इजी है। जब मास चीजें जो है अलग अलग होंगी तो उनके लिए हमें जो है डिस्क्रीट सिस्टम वहां पर फाइंड करना है, तो हम फाइंड कर लेंगे। अभी देखना फटाफट से जो है हम इसको फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहला सिस्टम जो है हमारा यहाँ पर आता है डिस्क्रीट सिस्टम। सेंटर ऑफ मास तो सभी को समझ में आ ही गया होगा, सेंटर ऑफ मास होता क्या है ना। तो देखते हैं डिस्क्रीट ऑफ सिस्टम क्या होगा। ठीक है, डिस्क्रीट सिस्टम से कैसे हम जो है सेंटर ऑफ मास फाइंड करते हैं। तो डिस्क्रीट सिस्टम, ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था बिल्कुल वैसे के वैसे ही मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना देता हूँ। ये मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बना दिया। ये हमारा डायग्राम जो है वो 3D को डिनोट कर रहा है। यहाँ पर कहीं x होगा, यहाँ पर कहीं y होगा और यहाँ पर कहीं z होगा। ठीक है, यहाँ पर कहीं x होगा, y और z, यही होता है। देखा है ना आपने 3D वाला, बिल्कुल वही है। तो देखो अब यहाँ पर देखना बच्चों, मैंने मान लिया कि भाई एक जो है मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और तीसरा ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पर है। ठीक है, इसका मास मैं ले लेता हूं m1, इसका मास मैं ले लेता हूं m2 और इसका मास मैं ले लेता हूं यहाँ पर m3। ठीक है, अब ये किसी ना किसी डिस्टेंस पर है तो डिस्टेंस भी होगी सही वहां पर। तो ठीक है, डिस्टेंस देखते हैं। तो देखो बच्चों, ये जो है कुछ डिस्टेंस पर होगा यहाँ से हमारे। ठीक है, ये कुछ डिस्टेंस पर होगा यहाँ से, कुछ डिस्टेंस पर ये होगा और कुछ डिस्टेंस पर ये होगा। अच्छा, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डिस्टेंस की, तो डिस्प्लेसमेंट होगा और डिस्प्लेसमेंट होगा यानी यहाँ पर एक पोजीशन वेक्टर आएगा। क्या आएगा बच्चों, पोजीशन वेक्टर आएगा। तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, m1 के लिए जो है यहाँ पर आपका r1 वेक्टर होगा, m2 के लिए जो है आपका यहाँ पर r2 वेक्टर होगा और m3 के लिए जो है यहाँ पर आपका r3 वेक्टर होगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर इसका
सेंटर ऑफ मास निकालता हूं, ठीक है, अगर मैं इन सबका जो है यहाँ पर सेंटर ऑफ मास निकालता हूं तो वो मुझे कहीं यहाँ पर इस जगह पर मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर कहीं पर मिलेगा। हमें वैल्यू नहीं पता, अभी मैंने वैल्यू दी भी नहीं, सिर्फ हम यहाँ पर फॉर्मूले को ड्राइव करना सीखेंगे, ठीक है, कैसे ड्राइव करते हैं वो सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं मेरा सेंटर ऑफ मास होगा और ये जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस होगी, होगी नहीं होगी, यहां से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस होगी, यहाँ पर कहीं मेरा इस जगह पर ये जो पॉइंट है इस जगह पर कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। तो अब जो है अगर मैं आपको यहां से फॉर्मूला ड्राइव करने को कहूं तो वो हम बहुत ही इजीली कर लेते हैं। एवरेज तो सभी ने निकाला है ना, एवरेज सभी ने निकाला है। हम यहाँ पर इसके लिए वेटेड एवरेज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वेटेड एवरेज। अच्छा, वेटेड एवरेज तो पता ही है क्या होता है, जिसमें वेट इंक्लूड होता है, वेट या मास, ठीक है, हम मास को इंक्लूड करेंगे क्योंकि हमारे पास मास है तो हम मास को इंक्लूड करेंगे। तो देखो अगर मैं यहां पर इनको पॉइंट्स दे दूंगा, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड और ये थर्ड, ठीक है, इसीलिए मैंने M1 M2 M3 लिया है। तो देखो अगर मैं यहां पर ये निकालता हूं, क्या निकालता हूं बच्चों, अगर मैं यहां पर हमारा ये जो है रिजल्टेंट जो है आपका सेंटर ऑफ मास वो निकालने बैठूंगा तो देखो होता क्या, एवरेज में क्या होता है, देखो वेटेड एवरेज में भाई सबसे पहले तो मास कितना M1 और उसके साथ में क्या आ जाएगा, जो डिस्टेंस है वो कितनी है हमारे पास, R1 वेक्टर। ऐसे ही इसके लिए निकालेंगे, ठीक है, इसके लिए क्या होगा M2 और डिस्टेंस कितनी हो गई R2 वेक्टर। ऐसे ही इसके लिए निकालेंगे, इसके लिए कैसे निकालोगे M3 और डिस्टेंस कितनी हो गई R3 वेक्टर। और जब एवरेज निकालते थे तो क्या करते थे, टोटल जितने भी नंबर्स हुआ करते थे उसे डिवाइड करते थे, तो हमारे पास यहाँ पर टोटल मासेस है उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, आई बात समझ में। तो टोटल मासेस जो है उसको हम क्या करेंगे यहाँ पर डिवाइड कर देंगे बच्चों। तो इससे जो है आपके पास ये फॉर्मूला आ जाता है और यही फॉर्मूला जो है आपको फाइंड करके बताएगा क्या, सेंटर ऑफ मास। इन तीनों जो ऑब्जेक्ट्स थे M1 M2 M3 मास वाले, उनका सबका जो है इससे आप निकाल सकते हैं। इसके ऊपर हम क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। अब आप कहोगे सर अगर हमें डिस्टेंस नहीं दी, हमें ये डिस्टेंस नहीं दी और हमें पॉइंट्स दे दिए, भाई ये ओरिजिन है, ये तो आप जानते ही हो, ठीक है, ये ओरिजिन है वही हमारा जिसमें 0 0 0 होता है ना, वही है। तो देखो अब हमें सर ये नहीं दिया और हमें तो पोजीशन से निकालने को नहीं दिया और हमें तो दिया कोऑर्डिनेट से, कोऑर्डिनेट से निकालने को दिया तो सर कैसे करेंगे, भाई देखो फॉर्मूला सेम ही होगा, फॉर्मूला जो है वो हम सेम ही अप्लाई करेंगे, पर हम इसमें क्या चेंज कर देंगे बच्चों, हम इसमें जैसे जैसे जो हमारे पॉइंट्स होंगे, जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग चेंजेस कर देंगे, यानी हर कोऑर्डिनेट के लिए अलग अलग से निकालेंगे। क्योंकि मैं अगर इसकी बात करता हूं, अगर यहां पर मेरा सेंटर ऑफ मास आता है तो मैं ये मान लेता हूं यहां पर कहीं पर मेरा x होगा, y होगा और z होगा, ये क्या आ गया सेंटर ऑफ मास, है ना, ये सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट हो गए। मतलब अगर मैं बात करूं x के लिए, ठीक है, अगर मैं x के लिए बात करता हूं तो क्या हो जाएगा हमारा, अगर x पोजीशन निकालनी है मुझे, x कोऑर्डिनेट निकालना है सेंटर ऑफ मास का, तो देखो ये 1 है तो ये x1, y1 और z1 होगा। ऐसे ही इसके लिए निकालेंगे तो ये x2, y2, z2 होगा। और ऐसे ही इसके लिए निकालोगे तो क्या हो जाएगा x3, y3, z3 होगा। आगे नहीं आगे बात समझ में बच्चों, यही होगा भाई, ऐसे ही कोऑर्डिनेट देते हैं हम, तो हमने यहाँ पर इसको क्या दे दिया, एक लेबलिंग कर दी कोऑर्डिनेट्स की, समझ में आ गया, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया और ये z1 हो गया। अगर मुझे x कोऑर्डिनेट निकालना है, यानी ये निकालना है मुझे, ठीक है, अगर x के लिए निकालना है तो क्या करूंगा मैं, अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ x के लिए निकालना है तो मैं सिर्फ और सिर्फ x वाली वैल्यू लेता हूं, उसको मास के साथ ले लूंगा। देखो कैसे, तो देखो बच्चों कैसे, जब मैं यहाँ पर m1 के लिए निकालूंगा, m1 के लिए निकालूंगा तो मेरे पास जो है x का कोऑर्डिनेट क्या है x1, x2 के लिए निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, m2 के लिए निकालूंगा तो वो x2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड वाले के लिए निकालूंगा वो क्या हो जाएगा m3 और x3। और टोटल मास क्या है मेरा, टोटल मास थोड़ी चेंज हुआ है, टोटल मास तो वही है, क्या m1 प्लस m2 प्लस m3 है, नहीं है बच्चों। आगे बात समझ में कि नहीं आई बताओ, फटाफट से बता दिया करो, एक तो है ना, फटाफट बताया करो, समझ आ गया। तो देखो
ऐसे जो है यहाँ पर मैं x कोऑर्डिनेट निकाल दूंगा। अब सेम एज इट इज ही आपको क्या करना है, y के लिए और z के लिए भी सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट है वो आप निकाल सकते हो। कैसे? सेम मेथड है, कुछ नहीं करना, बस वैल्यूज चेंज होगी। x1 x2 x3 के जगह पर कौन आ जाएगा? अगर y के लिए निकाल रहे हो तो y1 y2 y3, और z के लिए निकाल रहे हो तो z1 z2 z3। ठीक है, कैसे? देखो, अगर हम किसके लिए निकाल रहे हैं, अगर हम निकाल रहे हैं किसके, y के लिए, तो देखो y के लिए अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3। सही, तो बहुत इजी है, बिल्कुल बहुत इजी है भाई। टफ होता क्या है, कुछ नहीं होता टफ, है ना? तो बहुत इजी, ये y के लिए आ गया, अब ऐसे ही z के लिए निकल जाएगा। ठीक है, z के लिए निकालेंगे तो वहां पर भी m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस m3 z3 और टोटल मासेस। अच्छा, एवरेज ही तो है ये। एवरेज कैसे निकालते थे? देखो, अगर सारे मास अगर इक्वल होते तो देखो मैं बताता हूँ एवरेज कैसे निकालते थे आप लोग। सारे सबको ऐड कर दिया करते थे, है ना? सबको ऐड कर दिया करते थे, तो आप क्या करते, जैसे एक्स के लिए निकालूंगा, अगर मैं बोलूं m1 m2 m3 सारे इक्वल है ना? तो क्या करोगे, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। मैंने m कॉमन ले लिया। देखो इधर मैं बताता हूँ आपको, इधर आप इधर देखना, है ना? तो देखो, अगर मेरे पास m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m3 है तो क्या हो जाएगा, देखो ये किसके इक्वल है, m के। ये मैंने मान लिया m के इक्वल है तीनों। ठीक है, अब मैंने यहां पर पुट किया तो क्या होगा, mx1 प्लस mx2 प्लस mx3, यही होगा। नीचे क्या है, नीचे m प्लस m 3m होगा, नहीं होगा? अब क्या करोगे, कॉमन ले लोगे किसको, m को, तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 और नीचे 3। यही तो आपका एवरेज होता था, मीन निकाला है ना, बस मीन ही तो है, और थोड़ी कुछ है, जिसे को आप मीन कह देते हो, एवरेज कह देते हो, या फिर एक्स बार कह देते हो, बात एक ही है। वही हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, सेम चीज है, कोई नई चीज है ही नहीं है ना? तो ऐसे जो है आप सभी पोजीशन के लिए यहाँ पर एक जो भी थे यहाँ पर सभी के लिए हमने निकाल लिया। सारे कोऑर्डिनेट्स आपके यहाँ पर आ गए, है ना? किसके, जो हमारा यहाँ पर क्या है, जो हमारे पास यहाँ पर सेंटर ऑफ मास था उसके लिए। आगे बात समझ में नहीं आ गई? आगे नहीं आगे बच्चों, समझ में बात बताओ फटाफट से, आगे ना? तो चलते हैं आगे। अच्छा, अब यहाँ पर अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है तो वहां पर वेलोसिटी भी आ सकती है, क्योंकि हो सकता है जो मासेस हैं आपके वो मूव कर रहे हो। ठीक है, जो मासेस हो वो मूविंग मासेस हो, यानी वो मूव कर रहे हो। कैसे मूव कर रहे हो सर, बताओ फटाफट से। तो देखो, तो देखना बच्चों कैसे मूव कर रहे होंगे, देखो कैसे मूव कर रहे होंगे, तो देखते हैं सर कैसे मूव कर रहे होंगे। तो देखो, वेलोसिटी क्या निकालनी है हमें सबसे पहले, तो वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना? जैसे देखो इधर, अब ये एक ऑब्जेक्ट है ना? इसका मास कितना है, इसका मास है m। ऐसे ही एक इधर ऑब्जेक्ट है ना? इसका मास कितना है, इसका मास है 2m। ठीक है, इनकी कुछ डिस्टेंस है, कुछ डिस्टेंस पर है, दिख ही रहा है डिस्टेंस पर है, कुछ अलग अलग है। और ये इधर मूव कर रहा है और ये इधर मूव कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इनका सेंटर ऑफ मास निकालूं तो कहीं यहां कहीं आएगा इसका, है ना? कैसे पता लगा सर, अभी बताएंगे आपको ये भी ट्रिक, है ना? तो देखो, अब ये जो है ये मैंने मान लिया ये जैसे 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड, इसकी 10 मीटर पर सेकंड। अब देखो, ये यहां से मूव करेगा, ये यहां से मूव करेगा, तो मैंने मान लिया भाई ये यहां पर कहीं आ गया और ये कहीं यहां पर आ गया। ठीक है, अब इसका सेंटर ऑफ मास तो यहां पर है, तो वेलोसिटी जो होगी वो भी यहीं पर ही होगी, है ना? सेंटर ऑफ मास यहां पर है तो वेलोसिटी भी यहीं होगी बच्चों। ठीक है, अब ये जो है यहां से मूव कर गया, ये यहां पर पहुंच गया, ये यहां पर पहुंच गया, तो देखो, तो सर क्या वेलोसिटी का सेंटर ऑफ मास जो है वो चेंज हो जाएगा? बताओ, चेंज होगा नहीं होगा भाई? अगर ये मूव हो गए तो ये भी तो चेंज होगा, तो ये कहीं यहां पर आ जाएगा। अब ये क्या होगा, ये कैसे पता लगेगा? तो मतलब यहां पर हमें पता लग गया कि उसकी पोजीशन चेंज होगी,
ये मूव कर रहे हैं तो यानी एक मूव करेगा तो मतलब एक फैक्टर आ गया वेलोसिटी का, और वेलोसिटी जो है अगर मूव कर रहे हैं तो फिर वेलोसिटी का भी जो है यहाँ पर सेंटर ऑफ मास चेंज होगा, इसलिए हमने यहाँ पर इसको ले लिया। ये 2m जो है हमारे पास यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये 2m जो है वो यहाँ पर आ गया, और ये जो आपका m था वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये मूव कर गए ऐसे, ठीक है, और ये जो है ये भी तो कहीं ना कहीं जाएगा ही सही, ये भी कहीं ना कहीं तो मूव करेगा ही सही। अगर इनका सेंटर ऑफ मास मूव करेगा तो उसके पास कुछ वेलोसिटी भी तो होगी, तो ये वही तो वेलोसिटी है। आगे बात समझ में नहीं आई? तो ये वेलोसिटी हमें निकालनी है, ठीक है। कैसे निकालेंगे? जैसे अभी वो निकाला था हमने, बिल्कुल वैसे ही, कोई बड़ा काम नहीं करना, बहुत छोटा काम, ठीक है। कोई बड़ा काम हमें यहाँ पर नहीं करना, बहुत ही इजीली आप इसको निकाल सकते हैं। कैसे देखते हैं अभी, है ना। सिंपल सा छोटा सा एक डेरिवेशन है, उसके थ्रू हम इसको निकाल लेंगे बच्चों भी, है ना। तो देखो फटाफट से, जो फिगर हमारे पास अभी था, जो अभी हमने देखा था, वही सेम फिगर जो है मैं दोबारा से बनाता हूँ। कौन सा वाला? जो भी हमने बनाया था ना एक्सिस वाला, वो दोबारा से बनाते हैं। देखो ये मेरे पास वापस से 3 एक्सिस है ना, वापस से मेरे पास वही सारी चीजें सेम है बिल्कुल। यहाँ पर एक m मास है, यहाँ पर एक मास है, और एक यहाँ पर मास है। इसको हमने m1 बोला था, इसको हमने m2 बोला था, और इसको हमने बोला था m3, ठीक है। ये कहीं ना कहीं डिस्टेंस पर ये कुछ था, कुछ डिस्टेंस पर ये था, और ये कुछ डिस्टेंस पर था नहीं था, है ना। हमने इसको डिनोट भी किया था कि भाई ये जो है हमारी R1, ये हमारी R2, और ये R3 थी, है ना बच्चों, यही बता था, है ना। तो देखो अब यहाँ पर देखना, हमने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर क्या किया, इनको जो है एक डायरेक्शन दे दी, वेलोसिटी दे दी, ठीक है। एक वेलोसिटी इनके पास इधर मूव कर रहे हैं, एक वेलोसिटी है ये इधर मूव कर रहा है, सॉरी ये हमारा क्या था 2 था, और ये था 3, और ऐसे ही ये भी कहीं ना कहीं इधर की तरफ मूव कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी 1 हो जाएगी। अब सेंटर ऑफ मास चेंज होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ आ जाएगा? वो आ जाएगा यहाँ, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? इसकी वेलोसिटी, ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, वो हो जाएगी हमारी कितनी, इसके बाद जो कुछ वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी v सेंटर ऑफ मास। यही आपको फाइंड करना है, ठीक है। यही वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है बच्चों, वही हम निकालेंगे, फटाफट से निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा अभी हमने एक फॉर्मूला जो है डिराइव किया था, कौन सा फॉर्मूला डिराइव किया था सर? ये वाला, पोजीशन वेक्टर वाला, है ना। सेंटर ऑफ मास ऑफ इसका आर, जो हमारी पोजीशन वेक्टर था उसका हमने निकाला था। क्या था सर? वो था हमारे पास m1 r1 m2 r2 और m3 r3, ठीक है। और नीचे क्या था? m1 था, m2 था, और m3 था, ठीक है। इसी से काम करेंगे हम, जो अभी हमने निकाला ना, बस उसी से हम काम करेंगे, बस थोड़ी सी मेहनत करनी रहेगी, जिससे हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी, है ना। अच्छा वेलोसिटी जो है वो कैसे आती है, हमने पढ़ाई है ना, वेक्टर हम पढ़कर आए तो उसमें हमने पढ़ाई है। वेलोसिटी होती क्या है? अगर हम क्या करें, पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन कर दें तो क्या आ जाएगा बच्चों? वो हमारे पास आ जाएगा वेलोसिटी। यही तो होता था। अगर मैं यहां पर इसका डिफरेंशिएशन कर दूं, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कर दूं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी टी के रेस्पेक्ट में अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं, यानी अगर मैं ये कह रहा हूं कि डी अपॉन डी टी जो है वो हमारे इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वेलोसिटी आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो बस वही तो निकालना है, और थोड़ी कुछ करना है, वही तो निकालना था। देखो यही तो निकालना है आपको, क्या निकालना है? वेलोसिटी, है ना। तो देखो कैसे निकलेगा, ये तो सेम ही रहेगा m1 तो। अब इसका जो है हमने क्या कर दिया? डिफरेंशिएशन कर दिया, किसका? r का, r1 का कर दिया, इधर m2 r2 का डिफरेंशिएशन, ठीक है, और इधर m3 डिफरेंशिएशन ऑफ r3, है ना। और डिवाइड कर दिया, भाई डिवाइड में तो कुछ किया ही नहीं हमने, डिवाइड तो वैसा वैसा ही रहेगा, है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास m3। आ गई बात बच्चों समझ में? इसका हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। अब देखो डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या होगा, तो डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें जो है यहां से क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा वेलोसिटी। क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी मिल जाएगा, ठीक है। अब यहां से हमें वेलोसिटी मिल गया तो वो क्या होगा? m1 v1 होगा नहीं होगा? m1 v1 यही तो है ना। और दूसरा m2 v2 वेक्टर,
m3 v3 वेक्टर और डिवाइड क्या हो जाएगा मास m1 m2 m3, है ना। यही तो फाइंड करना था सर, यही तो करना था, यही तो है। आगे बात समझ में नहीं आएगी। अगर मैं यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन कर दूं, किसका डिफरेंशिएशन कर दूं, अगर मैं यहाँ पर पोजीशन वेक्टर जो है उसका डिफरेंशिएशन कर दूं तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा सर। अब इसकी वेलोसिटी हमारे पास आ गई नहीं आ गई, बिल्कुल आ गई। अब वेलोसिटी वाली आ गई। अब देखो हमने वेलोसिटी देखी है, तो वेलोसिटी होगी तो वेलोसिटी में चेंजेस भी होंगे, और अगर वेलोसिटी में चेंजेस होंगे तो वहां पर एक्सेलरेशन भी आएगा। ठीक है, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी आएगा। कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है तो एक एक्सेलरेशन भी आएगा। ठीक है, तो देखो एक्सेलरेशन के लिए क्या करें सर, कुछ नहीं करना, जो काम यहाँ पर किया है सेम काम जो है हमें रिपीट करना है। देखो कैसे, दिखाओ सर, फटाफट से देखते हैं ना। तो देखो बच्चों, अब जो है हम क्या करेंगे, सेम काम करेंगे, पर किसके साथ करेंगे, हम वेलोसिटी के साथ करेंगे। जो हमने यहाँ पर पोजीशन वेक्टर के साथ किया उसका डिफरेंशिएशन कर दिया तो उससे हमारे पास वेलोसिटी आ गया। ऐसे ही आप जो है क्या करेंगे, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा और चेंज कर दूंगा, है ना। अब ये जो अभी तक हमारे पास क्या था, अभी तक जो हमारे पास यहाँ पर वेलोसिटी थी, अब मैंने उसको बोल दिया कि भाई वो वेलोसिटी में टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, है ना। वेलोसिटी में टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस हो गया तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो बस अब एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं, है ना। तो चलो करते हैं एक्सेलरेशन फाइंड। कैसे होगा, देखो अभी जैसे मैंने ये था यहाँ पर, इसको क्या मान लिया था हमने, यहाँ पर हमने इसको वेलोसिटी माना था। अब ये जो है हमारे पास क्या हो गया, ये एक्सेलरेशन हो गया, इसके पास a2 एक्सेलरेशन हो गया और इसके पास e3 एक्सेलरेशन हो गया। आ रही है बात समझ में बच्चों, मजा आ गया ना। बस वैसे के वैसे ही निकल जाएगा और कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल। तो इसके पास भी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन तो होगा ही सही। कितना भाई, जैसे इसके पास मैं बोल देता हूं, इसके पास भी कुछ एक्सेलरेशन होगा, ये भी तो आएगा ही सही, ये भी तो मूव करेगा। कैसे, अरे वही सेम फंडा यार जो अभी दिखाया था। देखो दोबारा देखो, है ना, ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये वही m1, ये m आपका और ये 2m। ठीक है, अब दोनों भाई चल रहे थे, है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे थे। ठीक है, इनका सेंटर ऑफ मास इधर था, अभी हमने देखा था, ये इधर जा रहा है किस कुछ एक्सेलरेशन लेकर और ये इधर जा रहा है। ठीक है, इसके पास कुछ एक्सेलरेशन है, जैसे कि कितना एक्सेलरेशन हम दे देते हैं इसको। ठीक है, तो इसको दे देते हैं हम 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे ही जो इसको दे देते हैं 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों के पास कुछ एक्सेलरेशन है, तो ये सेंटर ऑफ मास, अगर ये मूव करेंगे, ये मूव करेंगे तो ये सेंटर ऑफ मास भी तो मूव करेगा, नहीं करेगा क्या, तो ये भी यहां पर आ जाएगा, आ जाएगा। तो ये एक्सेलरेट कर गया तो इसका सेंटर ऑफ मास भी जो है आपको निकालना पड़ेगा एक्सेलरेशन का, है ना। भी अगर वेलोसिटी कांस्टेंटली मूव नहीं कर रही है तो एक्सेलरेशन तो आएगा ही सही, तो इसलिए यहाँ पर एक्सेलरेशन आएगा, इसलिए हमें एक्सेलरेशन भी निकालने को बोला जा सकता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल सा मेथड, कौन सा वाला सर, जो अभी किया वही, बिल्कुल सेम काम करना है, कोई नया काम नहीं करना, सेम काम। ठीक है, एक्सेलरेशन के लिए भी बिल्कुल सेम काम करना है। कैसे क्या करना है सर, तो देखो एक्सेलरेशन निकालेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना, सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन, वो भी तो मूव करेगा सेंटर ऑफ मास। भाई इसका सेंटर ऑफ मास मूव करेगा, एक्सेलरेट करेगा, तो एक्सेलरेट करेगा तो कुछ एक्सेलरेशन तो आएगा ही, तो एक्सेलरेशन आएगा तो उसी को निकालना है बस यहाँ पर। तो अभी हमने वेलोसिटी निकाली थी, है ना, वेलोसिटी क्या थी हमारी, अभी निकाली जस्ट, है ना। क्या निकाली थी बताओ बच्चों फटाफट से, तो सर कुछ नहीं था, m1 v1 m2 v2 और m3 v3 था, है ना, यही था, बिल्कुल सर यही था। अब क्या करें इसमें, m1 m2 और m3 से सर सम करके डिवाइड कर दो, ये लो हो गया काम, है ना, ये 3 है, तो ये हमारे पास है, ये तो हमारे पास है, अभी हमने निकाला जस्ट, है ना। ऐसे के ऐसे ही क्या निकल जाएगा, जैसे हमने इसको निकाला था वैसे के वैसे ही क्या निकल जाएगा, अगर सर इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो क्या मिल जाएगा सर, एक्सेलरेशन मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो चलो देखते हैं कैसे मिलेगा। तो देखो मैं इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूं, तो कर दिया मैंने डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन d/dt जो है इसका कर दिया। ठीक है, तो m तो कांस्टेंट है बाहर, d
v1 अपॉन dt प्लस ये m2 है आपका, है ना, ये m2, वही डिफरेंशिएशन v2 अपॉन dt, और ऐसे ही 3 के लिए निकल जाएगा। बस हो गया सर, बहुत अच्छे से, है ना, ये भी dt, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे थोड़ी चेंज होगा, नीचे तो कांस्टेंट है ना, तो नीचे कांस्टेंट है तो उसका नहीं होगा, कर दिया। अच्छा, अब किसी का भी अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है, डिफरेंशिएट हो जाएगा, ये भी डिफरेंशिएट हो गया। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आता है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने पर क्या आता है बच्चों, वेलोसिटी को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है एक्सेलरेशन। क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो कैसे आएगा देखो, इसकी जगह पर हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास लिख देंगे, यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा, m1 a1 प्लस m2 a2 m3 a3, सेम देखो ऐसे कैसे ही हो रहा है ना, चीजें अपने अकॉर्डिंग अपने आप उस अकॉर्डिंग आती जा रही है ना। तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, आपसे वेलोसिटी पूछी जा सकती है, पोजीशन पूछी जा सकती है, और एक्सेलरेशन भी पूछा जा सकता है, किसका, सेंटर ऑफ मास का। एक्सेलरेशन निकाल कर बताओ, तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। अब हमारे पास तीनों फॉर्मूलाज हैं, और अगर हमसे कोऑर्डिनेट्स पूछता है ना उसके, तो भी आप निकाल सकते हो, अगर आपको इनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो निकाल सकते हैं बिल्कुल। x1 हमने x की भी तो देखी थी, x y z तीनों के लिए देखा था, वो भी आ गया था हमारे पास, है ना। तो बस अब क्या करना है, ये सर आ गया हमारे पास। अब एक क्वेश्चन करना है सर, बढ़िया सा, एक बढ़िया सा सिंपल सा सर क्वेश्चन करवा दो, मजा आ जाता है ना। ठीक है भाई, आपने कहा तो एक क्वेश्चन करवा देते हैं इसके ऊपर। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन लेंगे, पर उसके पहले क्या सर, उसके पहले एक नोट जो है वो हम डलवाएंगे, पहले एक टॉपिक समझाकर, ठीक है। तो कौन सा टॉपिक समझाकर सर, तो देखो भाई, जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि मुझे पता है कि इसका यहाँ पर है, तो कैसे आपको पता लगेगा, अगर आपको यहाँ पर जो है देखो, अगर आपको एक जो है यहाँ पर मास दिया हुआ है कुछ, है ना, एक मास यहाँ पर दिया हुआ है, मान लो ये मास जो है वो है m1 और ये मास जो है वो है m2, है ना, किसी डिस्टेंस पर है, हमने मान लिया d डिस्टेंस पर है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है आपकी कितनी है, d डिस्टेंस है सर, ठीक है। अब हमें यहाँ पर निकालना है इसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है, कहीं भी मान लेते हैं, हमने मान लिया यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। पर ऐसे तो सर समझ में नहीं आएगा, तो देखो मैंने मास जो है उनको फिक्स कर दिया, मैंने मास को फिक्स कर दिया, कैसे कर दिया, मास जो है उसकी वैल्यू दे दी आपको, भाई ये m है, ऐसे ही ये 2m है, ठीक है। अगर मैं इनके बीच में देखूंगा तो मास किधर होगा, इधर कहीं, ठीक है। अगर होता क्या है, ये इससे 2:1 की तरफ शिफ्ट हो जाता है बच्चों, ये इससे 2:1 की तरफ शिफ्ट हो जाता है, वैसे ही ये भी इससे m2 और m1 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। भाई ये कम है, ये ज़्यादा है, क्योंकि ये ज़्यादा वेटेड है, इसके पास वेट ज़्यादा है, तो ये अपनी ओर रखेगा उसको, ठीक है, ये हम जानते ही हैं, तो ये अपनी ओर रखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा, इस पॉइंट पर, ठीक है। हम मान लेते हैं इस पूरे की लेंथ जो है वो कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ l थी, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि इस पार्ट का और इस पार्ट का जो है, आप क्या करो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास जो है बताओ कि भाई ये किस रेशो में डिवाइड हो रहे हैं, तो इस पार्ट की और इस पार्ट की वैल्यू कैसे बताओगे, तो देखो कैसे बताएंगे भाई, टोटल लेंथ कितनी है l कितने पार्ट में डिवाइड हो गई, 2:1 के उसमें, ठीक है, 2:1 के रेशो में डिवाइड हो गई। तो देखो अगर मैं जो है इसके लिए निकालने बैठूंगा तो ये डबल है, ठीक है, यानी 2, टोटल मास कितना हो गया 3, हो गया नहीं हो गया, m से m कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और m से m कैंसिल आउट हो गया, ठीक, और l, यानी मुझे पता लग गया कि इस वाले पार्ट की लेंथ क्या होगी। ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको लेंथ बतानी होती है कि इस पार्ट की लेंथ कितनी होगी, इस पार्ट की लेंथ कितनी होगी, तो इतना सिंपल सा ट्रिक जो है आप डायरेक्ट इससे निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसे ही इधर भी निकाल सकते हैं, कैसे, वही सेम काम, भाई l/3, ये l/3 हो जाएगा उसी रेशो के अकॉर्डिंग, है ना, ये थोड़ी रेशो है, इसी के अकॉर्डिंग हमने इसको निकाल दिया, ये l/3 हो गया, l/2 हो गया। अच्छा, अगर आपको ऐसे निकालना है तो क्या करोगे, वही सेम मेथड जो हमने इसके लिए किया। तो देखो बच्चों,
जो काम हमने इसके लिए किया वही सब काम हम इसके लिए करेंगे। लेंथ कितनी है टोटल डी। अब देखो अगर मैं इस वाले पार्ट के लिए निकालता हूँ, ठीक है, इस पार्ट के लिए अगर मैं निकालता हूँ यहाँ से, तो देखना इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ पर m2, m2 के लिए निकाल रहे हैं तो m2 आ जाएगा, m2 पार्ट के लिए निकालना है। टोटल मास m2 प्लस m1 या फिर m1 प्लस m2 जो भी आपको बोलना है, टोटल डिस्टेंस d। इस लेंथ का जो है वो क्या आ गया, क्या आ गया, ये आ गई लेंथ। भाई ये लेंथ आ गई आपके पास इतनी, यहां से यहां पर, यानी पूछ लिया जाता है कि m1 से कितने डिस्टेंस पर जो है आपका सेंटर ऑफ मास होगा, तो अब आप बता सकते हो इतनी डिस्टेंस पर। और m2 से कितने डिस्टेंस पर होगा तो वो आप बता सकते हो कैसे, m2 से कितने, ये m1 से है, ठीक है, तो इसको L1 दे देते हैं, ये m2 से निकालोगे, ठीक है, तो m2 से कैसे निकालेंगे, वही सेम काम इधर आ जाएगा, m1 है ना, वही d और m1 प्लस m2। आ गई बात समझ में। तो ऐसे जो है आप पोर्शन निकाल सकते हो। अच्छा अगर ये समझा दिया, ये समझ में आ गया, तो हम चलते हैं आगे की ओर, ठीक है, तो चलते हैं आगे की ओर। अच्छा ये चीज तो समझ में आई गई होगी इसमें से फिर अब, है ना, कि क्या समझ में आ गया होगा कि अगर दोनों का मास सेम हो, अगर दोनों का मास अगर मैं सेम कर देता हूं तो क्या होगा, देखो दोनों का मास अगर मैंने सेम कर दिया, मास सेम, तो बिल्कुल सेंटर में, यानी 1:1 के उसमें डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, दोनों का मास सेम था, तो यानी मैं कह सकता हूं अगर आपका m1 = m2 होगा तो सेंटर ऑफ मास कहां होगा, सेंटर ऑफ मास एट दी मिडल, होगा नहीं होगा। अच्छा सेकंड पॉइंट, अगर m1 ग्रेटर है m2 से तो शिफ्ट हो जाएगा कहां पर, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा किसकी, किस साइड, टुवर्ड्स दी m1 की तरफ आ जाएगा, है ना। ऐसे ही अगर m2 बड़ा है तो क्या होगा, m2 बड़ा है तो ये m1, ये m2 ग्रेटर है, ठीक है, मास जो है सेकंड वाला ग्रेटर है, तो फिर क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास जो है हमारा वो टुवर्ड्स दी कहां हो जाएगा, किस तरफ आ जाएगा, टुवर्ड्स दी m2। होगा नहीं होगा, होगा भाई बिल्कुल होगा। आ गई बात समझ में। तो अब इसी के ऊपर एक ऐसा ही जो है क्वेश्चन बता दो फटाफट से, मजा आ जाए, ठीक है, तो भाई आप कह रहे हो तो एक ऐसा कैसे ही क्वेश्चन ले लेते हैं हम यहाँ पर, है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आप देखते से ही जवाब दे दोगे, है ना, आप देखते से ही जवाब दे दोगे कि सर हाँ बिल्कुल आ गया हमें समझ में, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखो बच्चों क्वेश्चन जो है हमारे पास ये है, आपको सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ, एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, इसके कोऑर्डिनेट जो है, जिस पॉइंट पर ये है उसके कोऑर्डिनेट जो है वो हमारे पास क्या है, 0,0। देखो ये क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जहां पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट 0,0 होता है, और ये जो है ये d,0 डिस्टेंस पर है ना, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो d,0 है, ठीक है, और ये हमें दिया हुआ है कितना, ये हमें दिया हुआ है m1, ये m2, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है, सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं यहाँ होगा, कहाँ होगा सर पता नहीं कहाँ पर होगा, यहाँ कहीं हम मान लेते हैं कि भाई सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, ठीक है, मुझे पता नहीं है कि भाई कौन ज्यादा है कौन कम है, क्योंकि मास जो है दोनों का सेम है, पर सेंटर ऑफ मास ऐसे कहीं होगा। अभी तो तरीका बताया आपको निकालने का, तो देखो भाई एक्सिस के अकॉर्डिंग जो हमने बताया था कोऑर्डिनेट्स जो थे हमारे उसके अकॉर्डिंग निकालने बैठेंगे, तो देखो तो पहले मैं निकालता हूँ एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, है ना, पहले मैं निकालूंगा एक्स के लिए, है ना, तो एक्स के लिए क्या हो जाएगा, एक्स के लिए एक्स वाली 1 वाली वैल्यू तो 0, तो m1 0, ठीक है, बिल्कुल सिंपल मेथड सिखा रहा हूँ आपको, है ना। और इसके लिए जो है ये m2, और उसके लिए क्या हो जाएगा, डिस्टेंस d कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है, x2 जो है वो d है, m1 प्लस m2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, सेंटर ऑफ मास जो है एक्स कोऑर्डिनेट का वो क्या आ गया, ये वाला पार्ट तो 0, ये बचा कितना m2 d बाय m1 प्लस m2। होगा नहीं होगा बच्चों, बिल्कुल यही होगा। आगे चलते हैं, आगे कैसे, आगे निकालेंगे किसके लिए, y के लिए। अच्छा y के लिए निकालने की जरूरत नहीं, क्यों नहीं है, देखो
ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो निकालने बैठेंगे तो क्या होगा सर, जब y के लिए निकालने बैठेंगे तो ये वाला पार्ट जीरो m1 और जीरो m2 और m1 प्लस m2, तो ये क्या हो जाएगा जीरो, खत्म बात। तो अगर मैं इस यहाँ पर कहीं होगा, अगर मैं उसके कोऑर्डिनेट निकालने की बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर कहीं होगा, है ना, सेंटर ऑफ मास जो है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सेंटर ऑफ मास जो है उसके कोऑर्डिनेट होंगे हमारे पास, ये रहे, क्या रहे सर, m2 d अपॉन m1 प्लस m2 और जीरो, यही होगा, बिल्कुल यही होगा। आगे बात समझ में, हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गई, सिंपल सा मेथड है ना। एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं अच्छा वाला, थोड़ा ट्रिकी जैसा, है ना, थोड़ा ट्रिकी जैसा लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन थोड़ा। क्वेश्चन तो ये भी अच्छा था सर, अच्छा था, सिंपल था, है ना भाई, अब तो हमने सीख लिया इसलिए हमें दिक्कत नहीं हो रही है, पर नहीं आता तो फिर कैसे करते हैं, तो इसलिए अब सीख लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सेंटर ऑफ मास निकालना है, पर इसमें बहुत सारा चेंजेस है, ठीक है। अब मैंने मास कर दिया सबका m, कितना m, मैंने मास कर दिया m, यहाँ पर बहुत सारे जो है, कितने हैं, ये m1, ये 2m, ये 3m, ये 4m, ऐसे ही कहाँ तक है 99m तक है, ठीक है, कहाँ तक है 99m तक है, ठीक है, ऐसे ही 99m तक है। आपको निकालना है सेंटर ऑफ मास। अच्छा, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल, बीच में कहीं होगा मास जो है वो तो दिया ही है, तो इनका कहीं ना कहीं मास जो है उस जगह पर होगा जहां पर इनका मिडल होगा, है ना, कहीं सेंटर में। बहुत सीधा सा ट्रिक, जीरो, ये 100, टोटल 100 ही तो हुए, 1 से काउंट हो रहा है ना, 1 से, अच्छा सॉरी, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं हम, इसको 0 से कर देते हैं, है ना। तो अब कितने हो गए, 100 हो गए, पूरे हो गए 100, यहाँ पर 0 था तो 100 है टोटल। तो यहाँ पर कहीं बीच में होगा इसका, कहाँ पर होगा पता नहीं, यहाँ से डिस्टेंस जो है टोटल कितनी है, टोटल डिस्टेंस d है, तो निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, बहुत इजी है, कैसे, ये कुछ नहीं करना, हाफ कर दो 90, ये तो 0 हो ही गया ना, तो बचे कितने 99, तो 99 का हाफ कितना होता है 49 एंड हाफ, ये तो होगा 49 एंड हाफ, है ना। और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे कितना आएगा देखो, हाफ कर देंगे तो बस ये आ जाएगा आपके पास आंसर 49 एंड हाफ, और डिस्टेंस d जो भी हमने देखा था, नीचे टोटल कितना, कितने मासेस 100, नीचे 100 आ गया। आ गई बात समझ में, कैसे निकाला, बहुत सिंपल, जो अभी मेथड हमने सीखा उसी से निकाल दिया, बहुत इजीली, ठीक है। अब चलते हैं आगे, एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत अच्छा सा, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, आ सकते हैं इस टाइप से, ठीक है, डायरेक्ट आप देख सकते हो और डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, मेथड भी है, आप पूरी एपी बनाओ उससे कर सकते हो, एपी बनाकर पूरा हो जाएगा, पर हम उससे नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट ट्रिक से करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं आगे, एक और क्वेश्चन, अब हमें सेंटर ऑफ मास नहीं निकालना, अब क्या निकालना है, अब निकालना है एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन क्या है वो देखो, क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पर जो है एक ऐसे पुली है ना, एक पर मास लटका हुआ है कितना 3 kg, और दूसरे पर मास लटका हुआ है कितना 2 kg, ठीक है, एक पर मास लटका हुआ है 3 kg और एक पर मास लटका हुआ है 2 kg। तो देखो अब इसमें आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, किधर की तरफ ये मूव, मुझे पता है किधर की तरफ मूव करेगा, आपको डायरेक्शन के साथ यहाँ पर क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। तो क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है आपको, यहाँ पर किस तरफ होगा, किस तरफ, भाई मुझे ही पता है कि नीचे मूव करेगा, ये नीचे की साइड मूव करेगा, क्यों, क्योंकि ज़्यादा है भाई, ये ग्रेटर है तो एक्सेलरेशन तो कहीं यही होगा, और इसका एक्सेलरेशन कहीं ऊपर होगा, क्यों, क्योंकि इसकी वजह से ये ऊपर चला जाएगा, है ना, दोनों का एक्सेलरेशन तो सेम ही होगा। आगे बात समझ में, अब ड्यू टू ग्रेविटी इसका हो जाएगा यहाँ पर 30, नीचे जो ग्रेविटेशन फोर्स लगा होगा, और ऊपर कहीं यहाँ पर टेंशन लग रही होगी, इसके भी पास ऊपर टेंशन लग रही होगी, और नीचे जो लग रहा होगा ड्यू टू ग्रेविटी वो कितना होगा 20, होगा नहीं होगा, होगा। बस अब क्या करना है, बहुत ईजी है, कैसे करना है भाई, हमें ये तो पता है कि ये ऊपर नहीं जाएगा, है ना, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, क्योंकि ये वेटेड है, वेटेड की तरफ जो है सेंटर ऑफ मास होता है, अभी इसका सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं यहाँ पर है थोड़ा 3 की तरफ, अब जैसे नीचे जाएगा तो वो चेंज हो जाएगा,
ठीक है, सेंटर ऑफ मास चेंज हो जाएगा नहीं हो जाएगा? सेंटर ऑफ मास चेंज हो जाएगा जब ये नीचे आएगा थोड़ा, ठीक है, माने थोड़ा नीचे आ गया, ये थोड़ा नीचे आएगा तो सेंटर ऑफ मास जो है वो किस तरफ आ जाएगा? ऊपर तो नहीं जाना, इसकी तरफ तो नहीं जाएगा। अभी तो देखिए इतने सारे केसेस जिसकी तरफ अभी बताया था, m1 अगर ग्रेटर है तो m1 की तरफ, m2 ग्रेटर है तो m2 की तरफ, कौन ग्रेटर है 3 kg तो किस तरफ जाएगा? 3 kg की तरफ जाएगा, ठीक है। तो किधर जाएगा ये? 3 kg की तरफ। तो मुझे ये पता है कि यहाँ कहीं जाएगा, ये तो पता है कि नीचे जाएगा। अगर डायरेक्शन पूछी जाती है तो मैं क्लियर बोल सकता हूँ कि सर माइनस जे कैप डायरेक्शन होगी, है ना, बिल्कुल डायरेक्शन के साथ बताना है आपको इसमें, है ना। तो डायरेक्शन तो कहाँ होगी? डाउनवर्ड। और बाकी क्या करना है हमें? बाकी सिंपल, जैसे निकालते हो वैसे निकाल लो, एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो देखो इसके लिए पहले निकालने बैठेंगे, उसके लिए सबसे पहले, है ना, तो उसके लिए होगा हमारे पास कुछ ये। और अगर इसके लिए निकालने बैठेंगे तो टेंशन, ये तो मूव कर गया, वो मूव नहीं कर पाया, है ना। तो इसके लिए क्या होगी? इसके लिए ये होगा, है ना। सॉरी टेंशन तो मैंने लिखी नहीं यहाँ पर, ये ए यहाँ पर होगा, है ना। तो ये जो है यहाँ पर टी होगा, है ना, ये टी हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, सब्ट्रैक्ट कर दो, कर दिया सब्ट्रैक्ट, हाँ बिल्कुल, मैंने ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी करना है तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर से हमारे पास क्या बचेगा? ये 30 और ये माइनस का 20, तो इधर से बचेगा हमारे पास 10। उधर से क्या बचा हमारे पास? उधर से बचा 5 हो गया ये। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 1/2, आ गई नहीं आ गई? अब इसके अकॉर्डिंग निकालो दोनों, है ना। निकल सकते हैं नहीं निकल सकते? अब तो सर हो जाएगा काम। अब तो सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है? हमें वैल्यू पुट करनी है ना। तो बस निकाल देते हैं। तो अब आपके पास m1 जो है उसको आप 3 kg मान लो, है ना। m1 आपका 3 kg वाला है और a1 आपको दिया हुआ है कितना? a1 दिया हुआ है, ये आ गया ना हमारा a1। निकाल लो, इस डायरेक्शन कहाँ जा रहा है भाई? a1 इसको ले रहे हो, है ना, m1 ये है तो a1 भी यही होगा। तो कहाँ जा रहा है ये? नीचे की तरफ। नीचे यानी नेगेटिव, यानी नेगेटिव जे कैप, सॉरी माइनस साइन यहाँ आएगा, है ना, नेगेटिव जे कैप। ऐसे ही सेकंड वाले के लिए निकालेंगे, उसके लिए निकालेंगे तो क्या होगा? m2 और ये कितना हो गया? 2 kg, m2 2 kg हो गया। मास जो है सेकंड वाले का वो 2 kg हो गया। और ये जो है आपके पास एक्सेलरेशन वो कितना होगा? अच्छा ये ऊपर मूव कर रहा है, ऊपर, है ना, पता होगा ना, ये तो सिंपल सी बात है ना। नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, बस वही वाला काम हो रहा है ना। ये नीचे नेगेटिव था इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा दिया, है ना, और ऐसे ही ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब आपके पास सब आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना, एक सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। कौन सा वाला? जो भी एक्सेलरेशन में सिखाया था, कौन सा, है ना। अच्छा डायरेक्शन कहाँ होगी? डायरेक्ट पता लग रहा है ना। चलते हैं आगे। देखो क्या था? मास कितना? 3 kg, है ना। और इसके साथ में एक्सेलरेशन ये ऐसे इसके साथ में निकालेंगे, ये 2 kg। अच्छा माइनस भी लेना था हमें तो हम इसको माइनस ले लेते हैं, है ना। इसको माइनस कर दिया मैंने, समझ जाना है ना, समझ जाना इसको। बस अब क्या है, यहाँ पर हमारे पास नीचे मास कितना हो जाएगा? टोटल 5। बस इससे हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आएगा भाई, है ना, कितना आ जाएगा? देखो फटाफट से, आ गया आंसर, पुट कर दो। ये हो जाएगा हमारा कितना, इसको माइनस कर देंगे तो ये आएगा हमारा हाफ ऑफ -1/5, है ना, -1/5। और ग्रेटर कौन सा? माइनस मतलब सिंपल सी बात है कि भाई माइनस जे के पार आए यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन। यानी अगर मैं यहाँ पर लिखने बैठूँ तो मैं लिखूंगा 1/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डायरेक्शन कहाँ होगी? डाउनवर्ड। तो बस यही आपका आंसर होगा। एमसीक्यू में आ जाता है तो डायरेक्ट आंसर देखा और लगा देना। पहले ही अगर जैसे 4 ऑप्शन दिए हैं, 2 में अप दिया हुआ है, ठीक है, 2 में अप दिया हुआ है और 2 में डाउन दिया है, तो अप वाले तो हमारे वैसे ही कैंसिल आउट हो गए। क्यों? क्योंकि अब तो जा ही नहीं रहा, ये सेंटर ऑफ मास तो नीचे आएगा, है ना, एक्सेलरेशन जो है वो नीचे आएगा। तो हमने निकाल दिया यहाँ पर, बहुत ही सिंपल था, है ना। आगे बात समझ में बच्चों। बस आज की क्लास हमारी यहीं पर खत्म होती है। तो चलते हैं हम, अब बात करेंगे अगली क्लास में, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और, ठीक है। थैंक यू।